जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम कराया गया था उसी का प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चूँकि ये जो मेरा चैनल है उस पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए या किसी अन्य राज्य के स्टेट के लिए जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन सब का संकलन किया जाता है। तो इसी क्रम में आज हम एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का, उसी को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके सवालों को देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। शुरू करते हैं और देखिए हमारा पहला सवाल है, आप यहाँ से देखेंगे, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उसके बाद से अगला क्या कह रहा है, रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा नयचंद्र सूरी। अब हम बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया। यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चौथा सवाल देख लेते हैं। चूंकि एक तो 150 सवाल हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल ऑप्शन को ही बताते चल रहा हूँ जो सही है, वरना मैं चारों का डिस्क्रिप्शन देता कि इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। फ्यूचर में मैं अगर 20-20 क्वेश्चन एक साथ लेके आऊँगा ना, तो उसका वर्णन भी करूँगा। फिलहाल के लिए एक वीडियो में 150 सवाल समेटना है, इसलिए मैं केवल इसका सही जवाब क्या होगा वही बताऊंगा। तो 4 नंबर का ये हो जाएगा सही, राउरबेल। हिंदी में नक्सिक वर्णन का परंपरा आरंभ किस कीर्ति से माना जाता है? राउरबेल से माना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीधों और योगियों के रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, यह विचार किसका है? तो 5वां का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ला। अगला सवाल है, अगला सवाल आप यहाँ देखेंगे, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तीनहि बिलोकत हानि। रामचरितमानस में यह कथन किसका है? तो रामचरितमानस में ये जो कथन है वह राम का है, और ये कथन राम का कथन है। अब हम बात कर लेते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई है। तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा डी, संतों का सत्संग। आगे बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, अटपटी बात तिहारी उधो सुन सो ऐसी को है, हम अहीरी अबला सठ मधुकर तीन ही जोग कैसे सोहे, बूची खूब ही आधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी। सूरदास के इस पद में प्रयुक्त खूबी शब्द का क्या अर्थ है? तो 8वां का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कानों में पहनने का आभूषण जो होता है उसी को खूबी कहते हैं। 9 नंबर सवाल, बिरह संचान भवे तंचाड़ा जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा। यहाँ संचान शब्द क्या है? तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बाज। 10वां सवाल देखेंगे। 10वां कह रहा है कि जैसे सुनहा कांच मंदिर में पंक्ति में कबीर द्वारा प्रयुक्त सुनहा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सुनहा शब्द का अर्थ हो जाएगा कुत्ता। जैसे कि सुनहा कांच मंदिर में, यानी कांच के मंदिर में और देख करके अपनी ही परछाई भोंकता है, तो ऐसा काम कुत्ता ही करता है। 10। अब हम देखेंगे 11 नंबर, और 11 नंबर यहाँ से हमारा सवाल क्या है? 11 नंबर कह रहा है कि भारतेंदु युगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो 11 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये है। अब हम बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्य धारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? तो 12 का सही जवाब जो हो जाएगा ए, देशभक्ति था। ठीक है, भारतेंदु के अनुसार भारतेंदु काव्य में बाजी का सबसे ऊंचा स्वर। हाँ, हालांकि इसमें ये सभी चीजें भी देखने को मिलती है, लेकिन सर्वाधिक बात चूंकि ये भारतेंदु का जो दौर है, काल है, वो देशभक्ति का, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था, तो ये उस समय वही था। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीर्ण जनपद खंड काव्य के रचयिता कौन है?
तो 13 का सही जवाब हो जाएगा डी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन के द्वारा जीर्ण जनपद लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा है? तो इसका नाथूराम शंकर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका जो बी होगा ना, प्रध प्रसून्न, ये उनके द्वारा रचा नहीं गया है। ये किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। ये हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है ना, उनकी ये रचना है। अब बात कर लेते हैं आगे सवाल 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं, उक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरी कसम, यानी मारे गए गुलफाम, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। ये यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं 17 नंबर। प्रेमचंद्र की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो ये पहला भाग में संकलित है। अब बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, चार खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की प्रकाशन दृष्टि का सही क्रम क्या है? तो 18 का सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ के निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये याद रहना चाहिए, 10 द्वार से सोपान तक सबसे लास्ट में है, क्या भूलूं मैं क्या याद करूं में पहले है। तो इसके हिसाब से ये ही सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अध्याम शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, उपयुक्त कथन किस आलोचक है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। बात कर लेते हैं 20वां नंबर। 20वां नंबर जो है, किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा है कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत के कविता के विवेचक के रूप में हुआ था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंदुलारी वाजपेयी। बात कर लेते हैं 21 नंबर सवाल। और 21 नंबर सवाल आप यहाँ से देखेंगे, महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक बन करके आया था या बन करके आया है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ध्वंस सृजन की क्रांति। 22 नंबर देख लेते हैं, किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव है? 22 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गोंडिया गोडिया 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 जो होता है उसमें सुकुमारता और मधुरता का अभाव है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस आचार्य ने समाधि, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है? डी, राजशेखर मानते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं 24 नंबर कह रहा है कि काव्यम सद दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्य प्रयोजन के संदर्भ में किसका कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जिब्बामन का कथन है। अब बात कर लेते हैं 25 नंबर। और 25 नंबर आप यहाँ से देखेंगे, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगियो जो मेहंदी के रंग। प्रस्तुत उदाहरण किस अलंकार का है? तो ये उदाहरण का है। अब बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि आप यहाँ से देखेंगे, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये 1954 में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो कल्पना पत्रिका के संपादक रहे। अगर माधुरी की बात कर लेते हैं तो माधुरी जो है ना विष्णु भार्गव रहे। विष्णु भार्गव उसके बाद से कब से निकलता है? 1922 से प्रकाशित होता था, लखनऊ से होता था, लखनऊ। वागर्थ जो है वो 1995 से निकलता था और ये कलकत्ता से निकलता था, मासिक पत्रिका था। प्रभाकर क्षत्रिय करके इसके थे, क्षत्रिय। अब हम बात कर लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि जीवन पर अब भी दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव है, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये है कैदी और कोकिल से है। 29 नंबर कह रहा है कि माखन लाल चतुर्वेदी इनमें से किस पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया? तो जो प्रतीक पत्रिका है उसका नहीं किया, क्योंकि इसका अज्ञेय ने किया, इसका संपादन अज्ञेय ने किया। अब बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस शतक के कवि हैं? तो ये दूसरे शतक के कवि हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ख्याली राम, ईश्वरी, गंगाधर व्यास, इन तीनों को बृहत्त्रयी कहते हैं बुंदेली की स्वतंत्र काव्य के रूप में या उस भाषा में। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है?
तो बैजनाथ पांडे बैजू को कहा है। बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 33 नंबर कह रहा है, रमा जह रकरा बांधा, इस बघेली लोक कहावत में रकरा का क्या अर्थ है? तो गाय के छोटे बच्चे को रकरा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं 34 नंबर, लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति की केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, चौमासा हो जाएगा। 35, लोक एवं जनजातीय कलाओं को समर्पित आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निबड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? तो निबड़ी बोली में बुंदेली की प्रधानता है। खड़ी बोली में लिखित रचना प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लूलाल हैं। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से नारी चेतना के विषय में भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किस पत्रिका को है? बाला बोधिनी को है। ठीक है, बाला बोधिनी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित हुआ था। ये महिलाओं के लिए विशेषकर प्रकाशित होता था। अब बात कर लेते हैं 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना? तो ये काम जो था ना राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था कि जो तत्सम और संस्कृत निष्ठ हिंदी है उसी को हिंदी का मूल रूप ये मानते थे। अब बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अधिवेशन जो 1910 में हुआ था, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, और ये कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था पहला, तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ सिंह जू देव ने किस नाम से की है? तो ये पखंड खंडनी के नाम से किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रचनाओं का रचनाकारों के साथ सही सुमिलित कीजिए। तो 42 नंबर का हम यहाँ देखेंगे, ए का चौथा चित्रावली उस्मान, जो कि 1613 में लिखा गया था, ये तो याद होना चाहिए। उसके बाद से देखेंगे रूपमंजरी का नंददास। उसके बाद से देखेंगे रास रतन भूकर कवि चिताई वर्ता नारायण दास। ठीक है, इस तरह से जब हम देखेंगे तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे 43 नंबर, इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन है और सफाई इनकी घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य शुक्ल ने यह किस रचनाकार के लिए कहा? तो 43 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी रसखान के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी में शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है और कबीर में चिंतनात्मक, बिल्कुल सही है। अब भी कह रहा है कि आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर हिंदी के आदि रहस्यवादी कवि हैं और इनमें शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद की सुंदर सृष्टि हुई है, ये भी सही है। अब कह रहा है कि जायसी के लिए रहस्यात्मकता कबीर की भांति साध्य है, नहीं, कबीर का असाध्य है जबकि जायसी का साध्य है, तो ये तो गलत है। बाकी अब डी देख लेते हैं एक बार। कबीर ने अपने प्रियतम का साक्षात्कार केवल अंतः स्थल में किया है, बाह्य जगत इनके लिए मिथ्या और माया का प्रतीक है, ये भी सही है। तो इसमें कौन असत्य है? सी। अब बात कर लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी चर्चित पद की रचयिता कौन है? तो ये रैदास का है। बात कर लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, कवि बोधा ने बोधा के अतिरिक्त किस नाम से रचना की? तो ये बुद्धिसेन के नाम से लिखते थे, बुद्धिसेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी? 47 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजा रुद्रदेव प्रताप ने। अगला बात कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, झलके अति सुंदर आनन गौर छके दीर्घ राजत काननी छुए, किसकी पक्ति हैं? तो ये घनानंद की पक्तियां हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महा मीचो दासी सदा पाई धोवे
प्रतिहार है के कृपा सूर जोए। रामचंद्रिका में उक्त कथन किसने किससे कहा? तो 49 नंबर जो है ये रावण अंगद को कहता है। अब हम बात कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ी जाऊं कित हूं तऊ गुड़ी उड़ाई हाथ। उक्त पंक्ति में गुड़ी शब्द का क्या अभिप्राय है? तो गुड़ी का मतलब होता है पतंग। उक्त पंक्तियों में गुड़ी शब्द का अर्थ क्या है? पतंग है। बात कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। और 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानी नई कहानी पुस्तक में नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? तो ये परिंदे को माना है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा डी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक में अरुणय यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा गीत किसके द्वारा गाया गया था? तो एक कार्नेलिया के द्वारा गाया गया था। अब बात कर लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। और 54 नंबर क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभव पर आधारित है? तो इसके 8वां सर्ग जो है ना वो कुमार संभव पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं 55। तो 55 कह रहा है कि लेखक और उसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये जो सी है ना ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सागर की लहरों पर जो लिखा गया है ना वो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी अज्ञे एक बूंद सहसा उछली ये भी सही है। दिनकर के द्वारा देश विदेश ये भी लिखा गया है। अमृता प्रीतम के द्वारा 21 पत्तियों का गुलाब ये भी लिखा गया है, लेकिन जो सी है वो गलत है। अब देखेंगे 56 नंबर। दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। ये जो पंक्तियां हैं किस कृति से ली गई हैं? तो ये जो है वो एक साहित्य की डायरी से लिया गया है। ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है, ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में है। अब हम बात कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। और 57 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे 57 नंबर। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पहली कविता संग्रह कौन सा है? तो इनकी पहली कविता संग्रह कुमकुम है। अब बात कर लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। और 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे किसकी प्रसन्न व्यंग कृति है? तो ये शरद जोशी की है। अब बात कर लेते हैं 59। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। और ये जीवनी जो है ना वो उनकी पुत्री सुधा चौहान के द्वारा लिखी गई है। सुधा चौहान जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी हैं, उन्हीं के द्वारा सुभद्रा कुमारी का जो जीवनी है वो लिखा गया है, जिसका शीर्षक जो है मिला तेज से तेज है। अब हम बात कर लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। और 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है कि इसमें कौन सा युग्म जो है असत्य है? तो आप देखेंगे 60 नंबर आप देखेंगे कि प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में है, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं मुक्तिबोध सृजन पीठ, ये ग्वालियर में नहीं है, ये सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है सागर, वहाँ स्थित है। उसके बाद से निराला सृजन पीठ भोपाल में स्थित है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में सही है, ये भी सही है। यानी असत्य है तो कौन सा है? बी वाला है। अब बात कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। और 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकगीत को आर्येतर सभ्यता का वेद श्रुति किसने माना है? तो 61 का सही जवाब जो हो जाएगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अब हम बात कर लेते हैं 61 के बाद से 62। तो 62 देखेंगे हम। 62 देखेंगे तो 62 हमारा क्या है? 62 जो होगा लोक साहित्य में पवाड़ा शब्द निम्न में से किस विद्या के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो है ना लोक कहावत है। अब हम बात कर लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। और 63 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे बुंदेली साहित्य में नौरता निम्न में किस प्रकार का लोकगीत है? तो ये जो है ना त्योहार गीत है, क्योंकि जब नवरात्र आता है ना नवरात्र उसी समय ये गाया जाने वाला गीत है, तो एक त्योहार गीत है। अब बात कर लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। और 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लोकनाट्यम को उनसे संबंधित क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी पहला का दूसरा नटकौरी बघेल खंड का है, बी का चौथा खमरास जो है निमाड़ में किया जाता है,
अब उसके बाद से सी का पहला यानी कि मौनिया बुंदेलखंड का है और माच जो है वो बघेलखंड का है। बात कर लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोठियों या ठोठिया लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह क्या ना, यह जो बी है ना वो सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। इसे नक्टोरा के नाम से जाना जाता है, ये भी संत है, ये भी सत्य है। ये बघेलखंड के लोकनाट्य, ये भी सत्य है। इसमें स्त्रियों द्वारा पुरुषों की मानसिकता पर व्यंग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि यह स्त्रियों के मनोरंजनार्थ स्त्रियों का लोकनाट्य है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिपि नामक त्रैभाषिक कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो सीएम हैदराबाद ने किया था। अब बात कर लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो अब देखते रहेंगे, संबंधवाचक के रूप में का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। स तथा श ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण हो सकता है, बिल्कुल होता है। अब कह रहा है कि संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है तभी तो इसको विकारी कहते हैं, जबकि क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय बोधक इन सब में नहीं होता है, इसीलिए उसे अविकारी कहते हैं। तो ये जो है ना सी नंबर असत्य है। बाकी और भूतकालिक कृदंतों में आकारांत की प्रवृत्ति, ये भी सही है। बात कर लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। और 68 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो वह किस प्रकार का रूप ग्रहण करती है, परिनिष्ठ भाषा कहलाती है। 68 हो गया। अब बात कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। और 69 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, संपर्क भाषा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें यही है, जो अन्य लोगों से संपर्क में काम है उसी को तो संपर्क भाषा कहते हैं, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो। ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो केवल ज्ञानवर्धन के लिए प्रयुक्त होती है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। जिसका प्रयोग केवल राजनयिकों द्वारा किया जाता है, ये भी संपर्क भाषा नहीं हो सकती है। तो संपर्क भाषा क्या है, जो अन्य लोगों के संपर्क में काम है, क्योंकि उसका काम ही है संपर्क बनाना, दो विभिन्न भाषी लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना संपर्क भाषा का काम होता है। अब हम बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। और 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गुजरात पहुंचने पर इसका क्या नाम हो गया। तो इसका नाम गुजरी या गुजरी हिंदी हो गया, जो कि गुजरात से रिलेटेड सूफी संत है ना, उनके काव्यों में ये भाषा देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। और 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखेंगे, संतलाल दास की समाधि नगला भरतपुर में है, ये सही है। उसके बाद से कह रहे दादू पंथ में सत्संग स्थल अलख दरीवा के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सही है। पुरोहित हीरा नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुदूर ग्रंथावली के 4 भाग हैं, नहीं 4 भाग नहीं है, 2 भाग है, तो ये गलत है। उसके बाद से ज्ञानबोध रचना संत मलुक दास की है, ये भी सही है। और इसमें कौन सा असत्य है, तो इसका सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 72 नंबर क्वेश्चन। और 72 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। तो 72 का जो सही जवाब हो जाएगा, अब वो आप यहाँ से देखेंगे, तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ए का दूसरा। तो ए का दूसरा देखेंगे, ध्यान मंजरी किसका है, ये है आपका अग्रदास का। उसके बाद से हृदय राम का क्या है, हनुमान नाटक है। नाभादास का क्या है, नाभादास का भक्तमाल है, यानी कि सी का चौथा। तो सी का चौथा आप देखेंगे। प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक है। तो इस तरह से आपका डी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। और 73 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, 73 जो है 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान जो है इसका क्या बोलते हैं अपवाद है। तो मधुमालती जो है ना, जिसमें कि मंझन के द्वारा लिखा गया है, इसका जो नायक है मनोहर, वह एक पत्नीवादी है, इसीलिए इन सब मामलों में यह थोड़ा एक विशिष्ट रचना है। बात कर लेंगे 74 नंबर क्वेश्चन की। और 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंददास की जड़ियां उपाधि को सार्थक बनाने वाली रचना है। रास पंचाध्यायी जो है नंददास की रचना है, ये जो है ना नंददास को प्रसिद्धि दिलाया। बात कर लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। और 75 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, भक्ति ने साधारण सिद्धांत का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया है। तो 75 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिद्धांत के पद।
बात कर लेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है? तो ये हो जाएगा अलंकार सिद्धांत। 77 नंबर क्वेश्चन आप अब देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्दहा द्विकारिणी उक्त उद्भावना किस आचार्य का है? तो जहाँ वक्र कुंतक से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो ये हो जाएगा कुंतक का। अब हम बात कर लेंगे 78 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कतहु बिटप भूदर भी उपारी परसिन बरखत कतहु बजी से बजी मर्दी गजराज करबखत उक्त पद में कौन सा काव्य गुण है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ओज गुण है, जो कि ये उपरोक्त पंक्तियां जो है ना लंका कांड से रिलेटेड है, रामचरितमानस से लिया गया, लंका कांड से लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 79 यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन, और 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोनजाइनस के ग्रंथ का नाम बताएं। तो पेरीहुप्सुस जो है ना वो इनके द्वारा लिखा गया है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन छांटना है महाकाव्य के, तो इसका कथन इतिहास से प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। देखिए पहले जो हुआ करता था उसके जो उसमें जब महाकाव्य लिखे जाते थे तो उसका जो नायक होता था ना वो औदात्य होता था और नैतिक मूल्यों से आधारित होता था और से किसी न किसी पौराणिक कथा से लिया जाता था। लेकिन जो प्रगति काल में या आधुनिक काल में नाटक लिखे गए, आधुनिक काल में तो खैर नाटक लिखे ही नहीं गए तो इस समय नहीं कहेंगे, यानी कि ये तो सही है। अब बी की बात कर लेते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है, ये भी सही है। अब अगला कह रहा है इसका ध्येय धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी काव्य को करने के लिए जो लेखक होते हैं उसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जिसमें कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये भी होता है। उसके बाद से डी कह रहा है कि उक्ति वैचित्र इसका प्राण तत्व होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है डी, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, और 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, और 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तृत पथ है मेरे आगे उस पर ही मुझको चलना है, चीर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियां शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश शाह को पद्मश्री कब सम्मानित किया गया? 2004 में दिया गया था। 82 नंबर। अब हम देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, और 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? तो पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्री कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? तो 84 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 15 महाकाव्य लिखे हैं। ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है? तो ये एक लंबी कविता है। अब बात कर लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर श्याम परमार हैं। अब बात कर लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी बुंदेली साहित्य की कहावत है? तो उड़े चुन पुरखन की नाव, ये जो कहावत है ये बुंदेली साहित्य की कहावत है। उसके बाद आप देखेंगे गोल खाए गुलगुला से परहेज, ये तो हिंदी में आता है। चोर की माँ छाने रोवे, ये भी आता है। पराई थाली में घी घड़ा, ये मतलब राजस्थानी टाइप के, राजस्थानी हिंदी में आता है। तो इस तरह से देखेंगे। बाकी ये जो है वो बुंदेली साहित्य में आता है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम जी रगिया ने रेल जाती रे किस कवि की रचना है? तो ये आनंद राव दुबे की रचना है। 89 नंबर देखेंगे। बुंदेलखंड का रेकड़ी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये अन्नवद्ध वाद्य यंत्र है, अन्नवद्ध वाद्य यंत्र। अब बात कर लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा है? तो ये जो बात कहते हैं वो बाल कवि बैरागी के लिए चिंतामणि उपाध्याय ने ऐसी बात कही है। अब हम बात कर लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, और 91 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, यह किस विद्वान का कथन है? तो ये जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रणमल छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीधर है। 93 नंबर की बात कर लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र बंधु के अनुसार आरंभिक काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है?
तो 6 से 43 से 1387 ईस्वी तक है। ये तो आसान क्वेश्चन है। 94 नंबर की बात कर लेते हैं। बालचंद बिजावड़ भाषा, दूध नहीं लगाई दूजन हासा, पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्यत हैं? तो आप इसका सही जवाब देखेंगे डी, कीर्तिलता। बात कर लेते हैं 95 नंबर आप यहाँ से देखेंगे। स्वयंभू ने पदड़िया बंद का प्रवर्तक किसे कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्मुख। 96 की बात कर लेते हैं। निम्न में से रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है? तो रिसालो जो है ना, रिसालो जो है वो शाह लतीफ की रचना है। 97 की बात कर लेते हैं। तो भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है? तो ये द्रविड़ प्रभाव है। 98 की बात कर लेते हैं। निम्न में कौन सा आकार बहुला बोली नहीं है? तो कनौजी जो होता है ना वो नहीं होता है, आकार नहीं, ओकार बहुला होता है, ओकार बहुला होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। अब हम बात कर लेते हैं 99 नंबर, और 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है? तो मेवाती का नहीं है, क्योंकि मेवाती जो है ना राजस्थानी बोली का है, राजस्थानी का है। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, एक और होता है जयपुरी या ढूंढाड़ी। 4 प्रकार की राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो ये जो है ना बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि राजस्थानी के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, और 100 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। निम्न में से मध्यकालीन अवधि के रूप में मुला दाऊद की रचना कौन सा है? तो चंदायन जो है ना, चंदायन वो मुला दाऊद की ही रचना है, मृगावती मंजन का रचना है। अंगद पैच जो है देखिए याद नहीं आ रहा है, जबकि खैर ठीक है, लोर कहा इसका सही जवाब होगा। अब बात कर लेते हैं 101 क्वेश्चन जो है। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, उपयुक्त कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन जो है ना वो बच्चन सिंह का है, जो कि इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसी पुस्तक में उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। अब हम बात कर लेंगे 102 नंबर क्वेश्चन, और 102 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। कह रहा है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है? 700 है। अब बात कर लेते हैं सतसई यानी 700 दोहों का संग्रह को ही सतसई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 103 क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पे उर्वशी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो और उसका अर्थ बदलता रहे, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और इसमें यही होता है, उर्वशी का अर्थ जो है ना वो बदल रहा है। एक उर्वशी जो कि स्वर्ग की जो अप्सराएं होती हैं उनका नाम है, एक उर्वशी यानी हृदय में बसने का है। अब हम बात कर लेते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, और 104 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। बिहारी के पिता केशव राय के गुरु कौन थे? तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नरहरिदास। अब बात कर लेते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, और 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि के लिए कहा है? तो घनानंद के लिए ऐसा कहा है। अब बात कर लेंगे 106 नंबर क्वेश्चन, और 106 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से सरस्वती में प्रकाशित लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था? तो ये जो है ना भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा था। अब बात कर लेते हैं 107। श्रद्धा और ईड़ा औरतानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। श्रद्धा और रतानी औरत के कुछ समीप है, ईड़ा तो बिल्कुल नहीं। कामायनी की श्रद्धा और ईड़ा के संदर्भ में यह विचार किसका है? तो ये विचार जो है दिनकर का है, क्योंकि दिनकर ने उसकी आलोचना की है। अब बात कर लेते हैं, या उस पर अपना राय दिया हुआ है। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो है ना रामविलास शर्मा का कथन है। 109 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिनकर की कौन सी कविता परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित है? संकलित नहीं है, तो विपथगा नहीं है, क्योंकि विपथगा जो है ना अज्ञेय की रचना है। विपथगा किसकी है? अज्ञेय की रचना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 क्वेश्चन कह रहा है कि असाध्य वीणा जिस जापानी कथा पर आधारित मानी जाती है उस कथा का नाम क्या है? तो 110 नंबर जो है वो उसका देखेंगे आप, उसका हो जाएगा डी, टेमिंग ऑफ द हॉप नामक एक जापानी कथा है, उस पर आधारित है। ठीक है, असाध्य वीणा क्या है? लंबी कविता है।
बात कर लेंगे 1 से 11। 1 से 11 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 1 से 11 का सही जो हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए। अब मिलाते हैं तो पहला का तीसरा, यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। उसके बाद से बी का 1, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में हुआ था। सी का चौथा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1971 में हुआ था। और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है हिंदी भाषा से। अब बात कर लेते हैं हिंदी राजभाषा से आएगा ये 112 नंबर क्वेश्चन। और 112 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल क्या है? यूनिकोड कन्वर्टर, यूनिकोड फॉन्ट, हिंदी अनुवाद टूल, उपयुक्त सभी। तो ये एक फॉन्ट है जिसमें कि हिंदी में टाइपिंग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। और 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1961 में हुआ था। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं वेबसाइट www.hindisamay.com किस संस्था से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जो कि गुजरात में स्थित है, उसी से रिलेटेड है। बात कर लेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। और 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस अहिंदी भाषी ने रखा था? तो कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी और गोपाला स्वामी अयंगर, ये दोनों लोग अहिंदी भाषी थे, फिर भी इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रयास किया था। 116 की बात कर लेते हैं। और 116 आप देखेंगे, पंत की काव्य कीर्तियों की प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, क्योंकि पल्लव जो था ना 1928 में प्रकाशित हुआ था। गुंजन की बात कर लेते हैं तो 1932 में आया था। युगांत की बात कर लेते हैं तो 1936 में आया था। ग्राम्या की बात कर लेते हैं तो 1940 में आया था। लोकायतन 1964 में आया था। तो ये इनका क्रम हो जाएगा 28, 32, 36, 40, 64 देख सकते हैं। 117 की बात कर लेते हैं। 117 कह रहा है कि कवि और उसकी कीर्ति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी हिमकीर्तनी सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये भी सही है। नरेंद्र शर्मा प्रवासी की गीत ये भी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपराजिता ये गलत है, क्योंकि अपराजिता जो है ना ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है। तो इसी तरह से इसमें कौन सुमेलित नहीं है? डी। अब बात कर लेंगे 118 नंबर। और 118 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा। 118 नंबर कह रहा है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो प्रगतिवाद साहित्य को सुदेश्य मानता है, सही है। मार्क्सवादी चिंतकों ने सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य का प्रचार का समर्थन किया है। मार्क्सवादी चिंतकों ने सैद्धांतिक स्तर पर सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया है। उसके बाद थोड़ा इसमें देखते हैं, विचार करते हैं, मुझे डाउट लग रहा है। प्रगतिवादी साहित्य का बड़ा हिस्सा प्रचार बन करके रह गया है, ये भी सही है। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा, ये भी सच है। सच नहीं है, तो मेरे ख्याल से बी ही लग रहा है, बी ही नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे 119 आप देखेंगे, तार सप्तक की भूमिका के आधार पे तार सप्तक में शामिल कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो योजना का मूल आधार सहयोग था, ये भी सही है। कविता को प्रयोग का विषय मानते थे, बिल्कुल। इसी के लिए तो अज्ञेय ने तार सप्तक की स्थापना की थी। उनका दावा था कि काव्य में सत्य को उन्होंने पा लिया है, नहीं ये दावा नहीं था, यानी कि इसका सी हो जाएगा। वे अपने को उन्मेषी मानते थे, हाँ ये बात सच है, लेकिन सी पर थोड़ा सा डाउट है। उन्होंने सत्य पाया नहीं था, सत्य की खोज के लिए ही तो ऐसा कर रहे थे, पा थोड़े लिए थे। बात कर लेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। और 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि और उसकी काव्य दृष्टि उनकी काव्य कीर्ति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, सही है। धर्मवीर भारती कनुप्रिया ये भी सही है। रघुवीर साय सीढ़ियों में धूप पर, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं दुष्यंत कुमार पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये गलत है, क्योंकि जो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ना ये अज्ञेय की रचना है, दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है, ये किसकी है? अज्ञेय की रचना है। तो 120 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 121। सेज है, सुराही है, सूरा है और प्याला है, रीतिकाल का चित्रण करते हुए उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये पद्माकर की पंक्तियां बहुत चर्चा में रहते हैं। अगला बात कर लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। और 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल में मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। यहाँ अलंकृत अंग्रेजी के किस शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ है?
ऑर्नेट, ऑर्नेट के अर्थ में प्रयोग हुआ था। अगला बात करेंगे 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 123 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि ऋतुकालीन रचना करुणाभरण की विद्या क्या है? तो ये एक नाटक है। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल देखेंगे 124 कह रहा है कि सेनापति के गुरु का नाम क्या था? सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। बात कर लेंगे 125 नंबर सवाल, और 125 नंबर सवाल आप यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन चिंतामणि के भाई नहीं थे? तो चिंतामणि के भाई की अगर बात कर लेते हैं तो ये लोग 3 भाई थे। एक का नाम था भूषण, एक का नाम था मतीराम और एक का नाम था जटाशंकर। आए खुद कौन थे? चिंतामणि थे। अब कह रहा है कि इसमें कौन उनके भाई नहीं थे? तो कृपा शंकर नाम का कोई इनका भाई नहीं था। बात कर लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, और 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान रचनाकार निर्व्यक्तित होता है। कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं, वह भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही यह जान सकते हैं कि उसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन जो है ना वो टी.एस. इलियट का है। बात कर लेंगे 127, अरस्तु की काव्य शास्त्र संबंधी कीर्ति है। तो 127 में जो पोएटिकस जो है ना वो अरस्तु की रचना है। बात कर लेंगे 128 नंबर क्वेश्चन, और 128 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट पद रचना रीति सूत्र किस आचार्य का है? तो ये वामन का है। 129 की बात कर लेते हैं, तो औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र हैं। भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का अस्थायी भाव है, तो इसका सही भी हो जाएगा जुगुप्सा। अगला है 131 नंबर, निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्र्य का इंद्रधनुष चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है जो कि सिद्धों के बारे में कहा गया है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 132 का। तो 132 आप यहाँ से देखेंगे, 132 नंबर कह रहा है कि ललित विग्रह राज नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, और 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन से हैं? तो ये प्रयास, और सबसे पहले उन्होंने ही कहा था, ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। अब 134 नंबर देखेंगे, स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, यह कथन किस आलोचक का है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 134। ये क्वेश्चन जो है ना वो राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। बात कर लेंगे 135 कह रहा है कि मुनि जिन विजय ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ किसे माना है? तो भारतेश्वर बहुबली रास को मानते हैं। अगला क्वेश्चन 136 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भाषा का वर्णन है? तो ये जो है D 348 में है। 137 की बात कर लेते हैं, मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। इस प्रमुख कथन जो है ना ये किसका है? तो ये जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। अगला बात कर लेते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, और 138 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेंगे, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाले राज्य हैं, तो पंजाब आते हैं। बात कर लेंगे 139 नंबर क्वेश्चन, और 139 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, कौन सा परसर्ग मानक हिंदी को पुरानी हिंदी में उर्दू से पृथक करता है? 139 का सही जवाब हो जाएगा ए, ने करता है। 140 की बात कर लेते हैं, एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में स्थापना की गई थी। 141, निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने कई प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो इन्हीं के प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं 142 नंबर क्वेश्चन, और 142 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना कब की गई थी? काशी में कब की गई थी? तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया गया ना, चारों ऑप्शन में डाउट है। अगर बात करें कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना 16 जुलाई 1893 को की गई थी।
जबकि इस ऑप्शन में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस पे डाउट है। रियल आप ये याद रखिएगा, हो सकता है कि सवाल जो जिस बार पूछा गया होगा उस बार इसके मार्क्स सभी को मिले होंगे। अब बात कर लेंगे 143 नंबर क्वेश्चन, और 143 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 2 वर्गों में किया गया है, स्वर और व्यंजन। मुख्यतः पूछ रहा है ना, इसलिए 2 ही होगा। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि के नामकरण में लोक नागरी का नाम किसने दिया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। आचार्य विनोबा भावे जो है ना, देवनागरी पे बहुत काम किए हैं। अब बात कर लेते हैं 145 देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है। अब हम बात कर लेंगे 146 नंबर क्वेश्चन, और 146 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। उक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसमें कहा था? तो ये कालचक्र नाम की एक उनकी पत्रिका आती है, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। अब बात कर लेते हैं, सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे थे? अध्यापक पूर्ण सिंह बोलिए या सरदार पूर्ण सिंह बोलिए, इन्होंने कुल 6 के आसपास लिखे थे। 6 है क्या ऑप्शन में? राइट, 6 लिखे थे। अब बात कर लेते हैं 149 और 149 क्वेश्चन आप देखेंगे। 149 कह रहा है कि उपन्यास नाम से मासिक पत्र कौन निकालता था? तो 149 नाम से उपन्यास नाम से किशोरीलाल गोस्वामी निकालते थे। अगला जो है 150 नंबर देखेंगे, कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रिया नीलकंठी जो है ना 1967 में, जो कि 3 नंबर है, 1967 में प्रकाशित होता था। तो ये रहे हमारा एमपीपीसीएस का जो एमपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने देखा। मैं अगला पेपर लाने वाला हूँ जो एचपीएससी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट पीसीएस जो है, उसके थ्रू जो सेट का एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसके पेपर को लेके आने वाले हैं। फिर बीपीएससी के द्वारा जो TRE1 और TRE2 में हिंदी का जो 11-12 के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसको लाएंगे, उसको देखेंगे। और उधर नेट का अपना कार्यक्रम चल ही रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।